जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। मंजिल तक का रास्ता मुश्किल है, मंजिल तक का रास्ता मुश्किल है, पर अगर आसान होता तो हर कोई उसे पा लेता। दोस्तों, मंजिल तक जाने का रास्ता तो मुश्किल भले ही लगती है, बस आप अपने दम पर, मेहनत के दम पर आप मंजिल को पा सकते हैं। बस प्रतिदिन आपको एक ही चीज़ चाहिए कि आप प्रतिदिन मेहनत करते जाइए और रिजल्ट का चिंता आप नहीं करिए, बस ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। जब आपके लिए रिजल्ट आना होगा तो एक न एक दिन आएगी और उस समय आपकी जॉब हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन एक में है क्रिकेट, ऑप्शन बी में है बैडमिंटन, ऑप्शन सी में है गोल्फ, ऑप्शन डी में है फुटबॉल। तो संतोष ट्रॉफी है जो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल का जन्म देश कौन हुआ था? फुटबॉल किस देश में जन्म लिया था? तो इंग्लैंड। इंग्लैंड में फुटबॉल का जन्म हुआ था। अब भारत का पहला फुटबॉल क्लब है जो डलहौजी क्लब है, और फुटबॉल का एक संस्था है FIFA, फीफा। फीफा का फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभी, तो इसका होता है फेडरेशन। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का स्थापना कब होता है? तो फीफा का स्थापना है जो होता है 21 मई 1904 में फीफा का स्थापना होता है। कहाँ पे किया जाता है फीफा का स्थापना? तो उस समय में पेरिस फ्रांस में फीफा का स्थापना किया जाता है। वर्तमान में पूछेगा, वर्तमान में फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्तमान में फीफा का हेडक्वार्टर है जो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का भी वर्तमान में हेडक्वार्टर है। अब फुटबॉल का पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में हुआ था, और उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? तो उरुग्वे की राजधानी मोंटविडियो है। और फीफा है जो कितने सालों पर फुटबॉल कराती है? तो 4 साल के अंतराल पर फुटबॉल का आयोजन करा जाता है। 2022 में फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2022 में फुटबॉल का आयोजन है जो दोहा की राजधानी है कतर में किया जाएगा। और 2024 में कहाँ प्रस्तावित किया गया है? तो 2024 में है जो फुटबॉल है जो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये तीनों जगह संयुक्त रूप से कराई जाएगी। ये घोषित हो रखा है। फुटबॉल विश्व कप कब नहीं हुआ था? तो 1942 से 1946 तक द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में क्या हुआ था कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप नहीं हुआ था। क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ है? तो क्रिकेट का भी जन्म है जो इंग्लैंड देश से हुआ है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है जो क्रिकेट है। अब भारत का राष्ट्रीय खेल है जो फील्ड हॉकी है। और क्रिकेट है जो किस पर खेली जाती है? तो क्रिकेट है जो पिच पर खेली जाती है। बैडमिंटन किस पर खेली जाती है? तो कोर्ट पर बैडमिंटन खेली जाती है। और बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है जो बैडमिंटन है। गोल्फ किस पर खेला जाता है? तो कोर्स पर है जो गोल्फ खेला जाता है। खेल परिसर का नाम, गोल्फ के खेल परिसर का नाम है कोर्स। और आधुनिक फुटबॉल का जनक है जो इंग्लैंड देश को कहते हैं। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के पदेन सभापति होते हैं? ऑप्शन ए में है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी में है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में है गृह मंत्री। तो नीति आयोग के पदेन सभापति होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं। अब देखते हैं नीति आयोग के सभापति होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन कब होता है? तो नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन होता है। यह किसके स्थान पर आता है?
तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया जाता है। यह कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। कभी कभी है जो नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूटिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नीति आयोग का हेड क्वार्टर है जो ये दिल्ली में है। नीति आयोग का हेड क्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। यह भारत का थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अब देखते हैं, जब नीति आयोग की स्थापना की गई थी तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के अध्यक्ष थे प्रथम, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब देखते हैं प्रथम, नीति आयोग के प्रथम जो भी थे वो देख लेते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब प्रथम सीईओ कौन बने थे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने थे प्रथम नीति आयोग के? तो सिंधु श्री खुल्लर थे जो नीति आयोग के प्रथम सीईओ बने थे। अभी वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ये परमेश्वर अय्यर है जो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है जो सुमन कुमार बेरी है। और अध्यक्ष कौन है? तो जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो अभी भी नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कराता है जो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल में वर्णन है? तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 75 में है जो कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो उपराष्ट्रपति का वर्णन है जो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। और उपराष्ट्रपति होते हैं जो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं। ये आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 में कहा गया है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए में है 6 वर्ष, ऑप्शन बी में है 5 वर्ष, ऑप्शन सी में है 2 वर्ष, ऑप्शन डी में है 4 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है जो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है, लेकिन 1/3 होती है जो 1/3 सदस्य होते हैं जो क्या होते हैं? प्रति 2 साल पर सेवा निवृत्त होते हैं। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 83 के 1 के तहत है जो 1/3 सदस्य होते हैं जो 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। ये आर्टिकल 83 के 1 में कहा गया है। राज्यसभा होते हैं जो राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा होता है संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। इसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, यानी कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है? तो 250 है राज्यसभा में। अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 245 है जो इसमें सदस्यों की संख्या है, जिसमें 245 में से 12 है जो राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। और 233 है जो कहाँ से आते हैं? तो संघ के इकाई से आते हैं।
233 और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अभी वर्तमान में 245 इसकी संख्या है। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यसभा का वर्णन है जो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना के बारे में या गठन के बारे में बताया गया है। राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए जो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? प्रथम उपसभापति कौन थे? तो श्री एस बी कृष्णमूर्ति राव। श्री एस बी कृष्णमूर्ति राव थे जो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। अब देख लेते हैं कि राज्यसभा बहुत एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि राज्यसभा सदस्य बताइए जो क्या बने थे। राज्यसभा सदस्य थे जो राज्यसभा सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बने थे। राज्यसभा सदस्य कौन कौन थे जो प्रधानमंत्री बने थे? तो प्रथम थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी जो राज्यसभा सदस्य बन चुकी थी और प्रधानमंत्री बनी थी 1966 से 1967 तक। फिर है एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा है जो ये भी बने थे जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने थे। एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 1997 तक बने थे। फिर है आई के गुजराल है। आई.के. गुजराल है जो कब बने थे? तो 1997 से 98 तक ये भी राज्यसभा के सदस्य थे जो तो प्रधानमंत्री बने थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो ये भी पहले राज्यसभा के सदस्य थे जो बाद में जाके क्या बने थे? जो प्रधानमंत्री बने थे 2004 में। सिंधु घाटी सभ्यता के संवर्धित स्थान लोथल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है राजस्थान, ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश। तो लोथल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित लोथल है जो गुजरात में स्थित है। और ये क्या है? तो एक बंदरगाह है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। इसका सर्वमान्य तिथि क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या है? तो तिथि था इसका 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता की आकार कैसी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकार है जो त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता की आकार कैसे है? त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा किसने था? तो खोजा था 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। राय बहादुर साहनी ने किए थे इसकी खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर साहनी ने किए थे। लोथल और शुष्कोग्रता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। लोथल है जो भोगवा नदी के तट पर है। और शुष्कोग्रता है जो दाशक नदी के तट पर है। लोथल का खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव थे जो लोथल का खोज किए थे 1954 में। और शुष्कोग्रता का खोज कौन किया था? तो शुष्कोग्रता का खोज किए थे आर.एन. स्टाइल किए थे जो 1927 में किए थे शुष्कोग्रता का खोज। अब देखते हैं पंजाब में क्या है। तो पंजाब में है जो रोपर। पंजाब में रोपर पड़ता है जो किस नदी के तट पर है? तो सतलज नदी के तट पर है। राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काला चूड़ी, काला बैंगन यानी कि चूड़ी। राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा जो कौन नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी के तट पर है। और उत्तर प्रदेश में पड़ता है
आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो हिंडन नदी के तट पर है। आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के तट पर है। ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? ऑप्शन ए में है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी में है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी में है प्रिस्टले, ऑप्शन डी में है मैंडलीफ। तो ऑक्सीजन की खोज है जो प्रिस्टले ने करी थी। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले करे थे। कब करे थे? तो 1774 में ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले करे थे। रक्त परिसंचरण के तंत्र की खोज किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज है जो विलियम हार्वे किए थे। और नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक का खोज है जो रदरफोर्ड किए थे। आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? तो मैंडलीफ किए थे। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन एक में है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी में है 8 सेकेंड, ऑप्शन सी में है 10 सेकेंड, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड है जो पृथ्वी तक आने में लगता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड का समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में। अब देखते हैं पृथ्वी का पलायन वेग यानी कि कितना स्पीड से फेंका जाए, जो पृथ्वी से बाहर कोई भी वस्तु चला जाए कितना स्पीड से फेंका जाता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के चाल से फेंकेंगे तो कोई भी वस्तु है जो पृथ्वी से बाहर चली जाएगी, उसे पलायन वेग कहते हैं। तो उसका स्पीड कितना है? तो 11.2 किलोमीटर। और सूर्य का पलायन वेग कितना है? सूर्य का पलायन वेग कितना है? तो 42.1 किलोमीटर पर सेकेंड है। और चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? चंद्रमा का पलायन वेग है जो 2.38 मीटर पर सेकेंड है। न्यूमिस्मेटिक क्या है? ऑप्शन ए में है पुरानी पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी में है धातु और सिक्कों का अध्ययन, ऑप्शन सी में है तार की पत्तियों का अध्ययन, ऑप्शन डी में है तांबे की प्लेटों का अध्ययन। तो न्यूमिस्मेटिक है जो धातुओं और सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? ऑप्शन ए में है क्लोरीन, ऑप्शन बी में है आयोडीन, ऑप्शन सी में है फ्लोरीन, ऑप्शन डी में है पोटेशियम क्लोराइड। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन को Cl से सूचित किया जाता है। इसका परमाणु संख्या होती है जो 17 होती है। क्लोरीन का खोज किसने किया था? तो क्लोरीन का खोज है जो कार्ल विल्हेम श्रेली किए थे। और आयोडीन का खोज किसने किया था? तब बर्नार्ड कोर्टोइस थे जो आयोडीन के खोज किए थे। घेंघा रोग होता है जो मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है जो आयोडीन की कमी से हो जाती है। भाखड़ा नंगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए में है झेलम नदी, ऑप्शन बी में है चिनाब नदी, ऑप्शन सी में है ब्यास नदी, ऑप्शन डी में है सतलज नदी। तो भाखड़ा नंगल बांध है जो सतलज नदी पर बना हुआ है। और ये किस किस राज्य से मिलकर बना हुआ था? यानी लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? तो पंजाब है। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बना है जो किस किस राज्य में फैला हुआ था? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान का ये क्या है? संयुक्त परियोजना है। ब्यास परियोजना है जो ब्यास नदी पर ही है। ब्यास परियोजना है जो ब्यास नदी पर ही बना हुआ है। और सतलज परियोजना है जो चेनाब नदी पर बना हुआ है। और किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में यह है। सतलज परियोजना है जो किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में है यूरेनस, ऑप्शन बी में है मंगल, ऑप्शन सी में है बृहस्पति, ऑप्शन डी में है शनि। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो बृहस्पति है। और इसके उपग्रहों की संख्या, उपग्रह में है जो सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का उपग्रह है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गयानीमिड, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। और कैसे रंग के होते, तो हल्के पीले रंग का होता है ये ग्रह। और भी उपग्रह है बृहस्पति का, उसका नाम है यूरोपा। और यूरोपा पूछ रखा है एग्जाम में कि यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है, तो बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। यूरेनस यानी कि अरुण, देखते हैं यूरेनस यानी अरुण। अरुण का खोज कब किया गया था? तो 1781 में विलियम हर्शेल थे जो यूरेनस यानी अरुण ग्रह की खोज किए थे। अरुण ग्रह को क्या कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह भी अरुण ग्रह को कहा गया है। मंगल ग्रह क्या है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा से जाना जाता है। और इसका 2 उपग्रह है जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। और सबसे छोटा उपग्रह है जो डीमोस है, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह है जो गैनीमीड है, जो बृहस्पति उपग्रह का ग्रह है। और अभी वर्तमान में शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या है। उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसके पास 82 उपग्रहों की संख्या है शनि के पास। पैरिया निम्नलिखित में से कौन अंग को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए में है मसूड़े, ऑप्शन बी में है गला, ऑप्शन सी में है जीभ, ऑप्शन डी में है जबड़ा। तो पैरिया है जो मसूड़े को प्रभावित करती है। और पैरिया किसके कारण होता है? तो प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ के कारण होता है। और प्रोटोजुआ का नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है एंट अमीबा, एंट अमीबा जिंजीविलियस, एंट अमीबा जिंजेवेलिस होता है जो प्रोटोजुआ का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी में जी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूजीसी का फुल फॉर्म देखते हैं। यूजीसी, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है जो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है। अब इसमें पूछ रहा था प्रश्न में कि जी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रांट्स होता है जो जी का फुल फॉर्म होता है। इसका हिंदी होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूसीजी का फुल फॉर्म होता है, हिंदी होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी स्थापना है, यूसीजी की स्थापना कब किया गया था? तो नवंबर 1956 में है जो यूसीजी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी में है अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी में है अमिता देसाई, ऑप्शन डी में मेधा पाटेकर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है जो अरुंधति रॉय की लिखी हुई पुस्तक है। और इनको मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार है जो यही पुस्तक लिखने के कारण मिला था। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत है जो 1969 से होती है। अब मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मान बुकर पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2022 में मान बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो श्रीलंकाई लेखक है, उनका नाम है सिहान कृष्णा तिलक, सिहान कृष्णा तिलक। सिहान कृष्णा तिलक को 2022 का मान बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वी तटवर्ती रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में है हाजीपुर, ऑप्शन बी में है पटना, ऑप्शन सी में है जमशेदपुर, ऑप्शन डी में है भुवनेश्वर। तब पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय है जो भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। अब देखते हैं भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रेलवे का जनक,
भारतीय रेलवे का जनक है जो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। डलहौजी को कहा जाता है क्योंकि भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही प्रथम बार रेल चली थी। कब? तो 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर चली थी। उसका ट्रेन का नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। तो रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है जो मार्स यानी कि मंगल ग्रह है। मार्स ग्रह है जो आकाश में लाल दिखाई देता है रात्रि में। और उसका लाल रंग क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल रंग होता है उसके आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। इसके दो उपग्रह होते हैं। उपग्रह का नाम है फोबोस और डिमोस। और सबसे छोटा ग्रह है जो डिमोस ही है, जो मंगल के हैं। सबसे छोटा ग्रह है जो डिमोस है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? तो बुध है जो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक गर्म ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक गर्म ग्रह है जो शनि है। और सबसे बड़ा ग्रह है जो बृहस्पति है। नेक्स्ट प्रश्न है, आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है मुंबई में, ऑप्शन बी में है बेंगलोर में, ऑप्शन सी में है हैदराबाद में, ऑप्शन डी में है नई दिल्ली में। तो आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थित है जो मुंबई में स्थित है। पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए में है पृथ्वी का आकार, ऑप्शन बी में है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन सी में है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी पर 66.5 डिग्री का झुकाव। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होने का कारण है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना और इसकी धुरी पर 66.5 डिग्री का झुकाव। पृथ्वी का उपग्रह कितने हैं? तो पृथ्वी का उपग्रह है एक है, जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा का आंतरिक अध्ययन कहते हैं। चंद्रमा के आंतरिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेलेनेलॉजी है। जो चंद्रमा का आंतरिक अध्ययन को सेलेनेलॉजी बोला जाता है। अब पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में करती है? चंद्रमा है जो पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करती है? तो 27 दिन 8 घंटे में है जो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर लेती है। और पृथ्वी से कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है चंद्रमा का? तो 57% भाग है जो चंद्रमा का दिखाई देता है पृथ्वी से। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रमा को जाना जाता है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रावर्ती मानसून का अधिकतम प्रभाव होता है? ऑप्शन ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में है तमिलनाडु, ऑप्शन डी में है पंजाब। तो प्रावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव है जो तमिलनाडु राज्य में होता है। और तमिलनाडु राज्य में शीत ऋतु में वर्षा जो होती है तमिलनाडु राज्य में, वो किस मानसून के कारण होती है? तो लौटती हुई मानसून के कारण शीतकाल में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। उड़ीसा में कौन सा झील है? तो उड़ीसा में चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। और पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम क्या है?
सुंदरवन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा है, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल का एक फेमस पर्व है जो बिहार के एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार पुलिस के एग्जाम में, काल वैसाखी। काल वैसाखी किस राज्य का पर्व है? तो काल वैसाखी है जो पश्चिम बंगाल का पर्व है। और बैसाखी है, सोचे बैसाखी पूछेगा तो बैसाखी है जो पंजाब का पर्व है। और पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में होती है पंजाब में जालियांवाला बाग हत्याकांड। और लॉर्ड डायर है जो इस पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे देता है। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्नलिखित में किस राज्यों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है गुजरात व मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश व गुजरात, ऑप्शन डी में है गुजरात व महाराष्ट्र। तो दादर और नागर हवेली है जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। वर्तमान में क्या हुआ है? तो दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को क्या किया गया है कि मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। और इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई है? दादर और नागर हवेली और दमन और दीव की राजधानी कहाँ बनाई गई है? तो दमन बनाई गई है। इसकी स्थापना कब की गई? इस राज्य की दादर नागर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कब की गई? तो 26 जनवरी 2020 को स्थापना की गई। इसमें जिला की संख्या कितनी थी? तो जिला की संख्या 3 रखी गई है। लोकसभा सीट कितनी रखी गई है? तो 2 इसमें लोकसभा सीट की संख्या है। घाना पक्षी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी घाना पक्षी बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 में है केरल, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है असम, ऑप्शन डी में है मणिपुर। तो घाना पक्षी बिहार है जो राजस्थान में स्थित है। और इसको क्या कहा जाता है? घाना पक्षी बिहार को पक्षियों का स्वर्ग घाना पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और इसमें साइबेरिया सारस होते हैं जो प्रवास करते यानी रहते हैं। इससे 2 नदियाँ निकलती है। घाना पक्षी बिहार से 2 नदियाँ निकलती है। उस 2 नदी का नाम है बाणगंगा और गंभीरी। बाणगंगा और गंभीरी कहाँ से निकलती है? तो घाना पक्षी अभ्यारण्य से निकलती है। राजस्थान में और भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अब देखते हैं केरल में। तो केरल में पड़ता है पेरियार अभ्यारण्य है जो केरल में है। पैराम्बिकुलम अभ्यारण्य है जो केरल में है। असम में देखते हैं, असम में कौन है? तो मानस। और ये मानस राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में पड़ता है। और ये रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम में फिलहाल 2 सप्ताह पहले पूछी गई है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है जो किस राज्य में पड़ता है? तो असम में पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो किस राज्य में पड़ता है? तो असम में ये भी पड़ता है। और ये किसके लिए फेमस है? तो एक सिंह वाला गेंडा के लिए फेमस है। अब है मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मणिपुर में देखते हैं तो किबू लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। किबू लामजाओ जो किस राज्य में पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। और मणिपुर के कहाँ? तो बिष्णुपुर जिला, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बिष्णुपुर जिला
बिष्णुपुर जिला में ये पड़ता है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना होता है जो 1977 में राष्ट्रीय पार्क की घोषणा होती है। राष्ट्रीय पार्क की घोषणा कब की गई थी? तो 1977 में इसकी राष्ट्रीय पार्क की घोषणा की गई थी। और इसी में पाए जाते हैं मणिपुर में। मणिपुर में क्या पाया जाता है? तो संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त है जो संघाई हिरन है, जो मणिपुरी हिरन यानी संघाई हिरन है, जो इसी में पाई जाती है क्यूलामजाओ में। थैंक्स दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को क्लास में जोड़ना ना भूलें।